क्या पढ़ा रहे हैं? ब्लड ग्रुप पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू कर लीजिए ब्लड ग्रुप। ब्लड के बारे में कुछ जानते हो? क्या होता है ब्लड? बताइए, ब्लड क्या होता है? अच्छा, जैसे जब पढ़ा लेंगे ना ब्लड, तब आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा, ऐसे मत करिएगा। तब बिल्कुल इतना धीमे धीमे बच्चों की तरह हम बताते हैं, उसके बाद भी आप लोग घर में नहीं आते। चलो बताओ, हमें एनर्जी किस सिस्टम से मिलती है? रिस्पायरेटरी की डाइजेस्टिव हैं? रिस्पायरेटरी की डाइजेस्टिव कंफर्म? चलिए, अच्छा जनरलाइज क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोग पढ़ते होंगे हर जगह, है ना, जो लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत सुने होंगे, वो वाले पूछें। बताओ, रक्त क्षारीय होता है कि अम्लीय? हैं? कंफर्म? श्योर? कितना होता है क्षारीय का? क्षारीय पीएच क्या होता है उसका, बताओ। 7 पॉइंट कंफर्म 7.4 ही होता है। बायो में कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, विज्ञान ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती, लगभग लगभग होती है। बताइए, कोई भी ऐसी चीज़ हमें बता रही है जो बायोलॉजी कहती है वो एक्यूरेट है? बताओ, है कोई चीज़? नहीं पता? चलो अच्छा, सबसे पहले हमने कहा था हम आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी चीज़ डायरेक्ट हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी कोशिका को क्या चाहिए? ऊर्जा बनाने चाहिए। वो ऊर्जा वो तभी बना पाएगी जब उसको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन भगवान जी ने कुछ सिस्टम ऐसा बनाया है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी जो है डायरेक्ट, बॉडी का मतलब कोशिका, बॉडी का मतलब कोशिका। उस दिन हमने छोटा सा रिव्यू दिया था कोशिका के बारे में। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिकांग बनाते हैं। और बहुत सारे कोशिकांग जब मिलजुल कर काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। बाकी सेल आप थोड़ा बहुत जब आपको मैं पढ़ाने लगूंगा तो सेल में थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा बगल में। ठीक है, कि सेल्स मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब वो कोशिकाएं जिनको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसे हम सामान्य आंखों से भी नहीं देख सकते, दोनों को ही नहीं देख सकते। ठीक, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो हम 2 भागों में मेनली पढ़ते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विशेष अंतर नहीं होता, सेम टू सेम चीजें होती है। और कोशिका के अंदर जो काम करते हैं उनको कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग। ठीक है, तो कुछ कोशिकांग कॉमन होते हैं और कुछ कोशिकांग जंतु कोशिका के भगवान ने अलग दे रखे हैं और वनस्पति कोशिका के अलग दे रखे हैं। यानी पेड़ पौधों के पास अलग कोशिकांग है, हमारे पास अलग कोशिकांग। जैसे उनके पास लवक पाया जाता है, हमारे पास लवक नहीं होता। हमारे पास सेंट्रोमियर पाया जाता है, उनके पास सेंट्रोमियर नहीं होता। हमारे पास कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उनके पास कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, लेकिन उनके पास एक चीज़ और पाई जाती है, कोशिका भित्ति। हमारे पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो हम एक छोटा सा रिव्यू किनारे मरवा देंगे, क्योंकि कोशिका का हमें ज़रूरत पड़ता रहेगा। हम कभी लाइसोसोम का नाम लेंगे, कभी हम न्यूक्लियस का नाम लेंगे, कभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंधा प्रद्रव्य जालिका का नाम लेंगे, कभी हम पूछ बैठेंगे कि राइबोसोम का क्या काम होता है, कभी पूछ बैठेंगे कि हमारी जंतु कोशिका में कौन से प्रकार की राइबोसोम पाई जाती है। आपके यहाँ एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिका के अंदर किस कोशिकांग पर होता है। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन बना दिया। सिंपल पूछेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है। थोड़ा भी अगर पढ़ने वाले बच्चे इसमें बैठे होंगे तो हमारी बात को समझ रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नहीं है? बताइए, वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम क्वेश्चन है कि नहीं? यहाँ तक कि ईवीएस में भी पूछा जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण मानव शरीर में कहाँ पर होता है। ठीक,
तो कोशिका के छोटे छोटे से प्यारे से क्वेश्चन है, सब आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक। जब पढ़ाएंगे तब उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना सिंपल तो कोशिका तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम ह्यूमन सेल्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं। वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। और कुल मिला के ये मत सोचना कि अभी तो बता रहे थे जंतु कोशिका, तो ये भी क्या है, जंतु कोशिका। कोशिका के प्रकार हैं बहुत सारे, जिसमें से 4 प्रकार की कोशिका मिलकर हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करती है। चाहे हार्ट हो, चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे स्प्लीन हो, यानी तिल्ली, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं हम लोग, नाम सुने होंगे, प्लीहा का नाम सुने होंगे हैं। वो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन, कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, है ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होती है अस्थि मज्जा, किसी को मालूम है? जिस दिन ये जान जाओगे ना, उस दिन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उस दिन याद करना ही नहीं पड़ेगा कि अस्थि मज्जा का है बला, कौन सी बला है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम विषय में यही करते हो आप लोग कि उस विषय को जानने का प्रयास नहीं करते। एक बार जानने का प्रयास करोगे, जीवन पर्यंत रट जाएगी, याद हो जाएगी, कभी आपको आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी प्रकार की सेल हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करती है। तो यही 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर का क्या करती हैं, हमने बताया था कि ये पूरा कमरा क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है ना। ये कमरा क्या है, ऑर्गन है, और इस कमरे में जितने सारे ईंटें लगे हैं वो क्या हैं, सेल्स हैं, समझ गए। तो उसी तरीके से सेल्स कितने प्रकार की हमारी जो होती है ह्यूमन अंगों को बनाती हैं, 4 प्रकार की। लिख लीजिएगा, चारों प्रकार लिख लीजिएगा। सबसे पहली जो होती है उसको एपिथेलियल सेल बोलते हैं, एपिथेलियल सेल। और याद रखना, भूल मत जाना, हम पूछेंगे और फिर अगर जवाब नहीं आया तो समझ लीजिएगा फिर आप, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। एपी एक ही बार पढ़ना, बार बार थोड़ी पढ़ना। एपिथेलियल सेल। दूसरी, इसको हिंदी में उपकला कोशिका भी बोलते हैं, कोशिका, ठीक है, उपकला कोशिका। दूसरी, संयोजी या संयोजी सेल कह लो या टिश्यू कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव सब समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसी सेल होगी जो 2 लोगों को जोड़ने का काम करेगी, ठीक है। तीसरी होगी, तीसरी कौन सी होगी, कौन सी सेल, मस्कुलर सेल। कौन सी सेल, मस्कुलर सेल, ठीक है। मस्कुलर सेल्स जो हमारी मसल्स का निर्माण करती है, ठीक है। चौथी हमारी होती है न्यूरल सेल, न्यूरल या नर्व सेल्स भी कह सकते हैं, न्यूरल सेल्स, ठीक है। समझते हो गए, तंत्रिका कोशिका क्या है, न्यूरल कोशिका है, ठीक। एरो मार के लिख लो, पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी, लार्जेस्ट सेल, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल अगर पूछेगा तो बताइएगा तंत्रिका कोशिका। ये आपके लेवल पर आ सकता है क्वेश्चन। बोलेगा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरल सेल्स, ठीक है। समझ लीजिएगा इसको। चलिए, एपिथेलियल सेल्स को आप ये समझ के चलिए कि जैसे टॉफी होता है, टॉफी के ऊपर का रैपर जो होता है, रैपर जैसे छिलका खोलते हैं, उसी को समझ लीजिए एपिथेलियल सेल। हमारे मानव शरीर के जितने भी ऊपर जो सेल्स पाई जाती हैं, देखिए कटी पिटी, जैसे आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे लग रहा है बर्फी के टुकड़े बने हुए हैं, जो बर्फी के टुकड़े बने हैं छोटे छोटे, ये देखिए, इन्हीं को बोलते हैं एपिथेलियल सेल। ये बॉडी के बाह्य सरफेस पे पाई जाती है, ठीक। दूसरी बात, शरीर के जो अंग होते हैं उनकी भी बाह्य सतह पर यही सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल, एपिथेलियल सेल। समझ में आई बात, नहीं समझे? जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर जो भी ऊपरी हिस्सा है वही क्या है, एपिथेलियल सेल, समझ गए। और मान लो इसी से भगवान ने, हमने बोला ना चारों को मिला के भगवान बनाते हैं ऑर्गन। अब मान लो कोई ऑर्गन बनाया, तो उस ऑर्गन के सबसे ऊपर जो सिरा होगा, उस ऑर्गन के जो सबसे ऊपर सिरा होगा उस पे, अब सुनो, जैसे कोई भी चीज़ बनाते हो तो सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बताओ भाई। कुछ भी बनाओगे, चाय बनाओगे, कॉफ़ी बनाओगे, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वही हैं ये वो चीज़ें। बस दिक्कत ये है किसी चीज़ में किसी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्ट बनाया भगवान ने, तो हर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी, इन सब में बताओ, मसल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हर्ट हमारा क्या है, मसल। अगर साइंस के बच्चे होंगे तो एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स जिनके पास पीछे बैकबोन पाई जाती है, वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो,
ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं जिनके पास पीछे हड्डी पाई जाती हैं, हमारे पास कितनी हड्डियाँ हैं पीछे? 26। कितनी वर्टिब्री हो? 26। और 26 की 26 वर्टिब्री से पसलियाँ जुड़ी होती हैं और वो आगे आती हैं और आगे आके ऐसे खड़ी हो जाती हैं, और आगे आके भगवान ने कॉलर जैसे टाई होती है, बिल्कुल टाई की तरीके से हड्डी लगा रखी है आगे, और उसी में आके जुड़ जाती हैं, और इसी के अंदर सारे ऑर्गन क्या होते हैं आपके? सुरक्षित रहते हैं। इसलिए कि कोई एकदम से झटका मारे तो पहले जर्क आपकी हड्डियों पे लगे, ना कि उस नाजुक से अंग पर लगे। समझ गए? तो जिस अंग की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसमें उस चीज़ को वैसे ही ज़्यादा डाला जाता है। मतलब समझे बात को? जैसे अब हार्ट बनाना है भगवान को, तो हार्ट में सीधी सी बात है ये मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा डाला गया होगा, क्योंकि हार्ट का काम क्या है? धड़कने का काम है, तो ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर क्या होगी? मस्कुलर सेल्स पाई जाएंगी। नहीं समझे? तो समझ में आ रही बात हमारी? ठीक। उसमें भी एपिथेलियल कोशिकाएं होंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगी। यानी जिस अंग की जैसी ज़रूरत है उस अंग को उस तरीके से भगवान ने डिफाइन किया। अब जैसे सेरेब्रम बनाया हमारा, या सेरेबेलम बनाया, या फिर हमारा मेडुला बनाया, तो भगवान को वहाँ पर नर्व सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी। जहाँ पर जिस चीज़ की जैसी ज़रूरत उस तरीके की रिक्वायरमेंट। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो कुल मिला के हमारे जितने भी मानव के शरीर या पूरी मानव का निर्माण हुआ वो इन प्रकार की 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। समझ में आई इतनी बात? ठीक। रटने का प्रयास मत करिएगा, हम रटाना नहीं जानते और ना हमें रटाना आता है। जैसे हमारी आत्मा में बसा हुआ है, अगर हमारी तरह से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपकी आत्मा में घुस जाएगा। और रटने का अगर जिसने प्रयास किया, ठीक है, वो भी बहुत लोग रटने के लिए होते हैं कि बस उनको बोर्ड पर आदत बन गई, बोर्ड पर मैटर देता रहे कोई, फटाफट लिखते चले जाए। हमें ऐसा आता नहीं है। हमारे साथ थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। स्थायी अधिगम अगर चाहिए तो कौन सा अधिगम? कौन कराता है स्थायी अधिगम? अधिगम को कौन सा सिद्धांत है जो कहता है स्थायी अधिगम होता है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जब एक व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं से ढूंढने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का। और ऐसा लर्निंग हमेशा स्टेबल होता है, स्थायी होता है और लंबे समय तक के लिए होता है। समझ में आई बात? ये 4 चीजें समझ गए, एक ही बार खाली समझना है जीवन में और कुछ नहीं। चलिए अभी आप वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक उसको भूल जाओ, अभी समझो आप 4 प्रकार की विशेष सेल जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। समझ गए? चलिए इतनी बात समझिए। हम आपको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बता रहे थे, हम इसके बारे में हमने सेल्स के 4 प्रकार आपको इसलिए बताए, इसलिए हमने बताया। अच्छा मान लो कि प्रश्न आ जाए कि मानव शरीर के अंगों का निर्माण हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेल के द्वारा, किन किन प्रकार के सेल के द्वारा नहीं हुआ है? तो ये 4 होंगी, एक कोई फालतू की होगी। पहचान लेना, एक क्वेश्चन हर साल आता है, दुनिया के हर एग्जाम में हमने देखा है, पूछा जाता है। बताइए कि पूछेगा हार्ट बना होता है, वहाँ लिखा रहता है पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। बोलेगा आरबीसी बनी होती है, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पहचानना होता है। आते हैं क्वेश्चन, लगाए होंगे आप, ठीक है? तो आज 4 चीजें याद रहेंगी, बोलोगे तो नहीं, बिल्कुल बच्चों के बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? नाम नए है इसलिए बार बार नाम लेना पड़ रहा है इनका, ठीक है? चलिए उपकला कोशिका, ये हो गई 4 प्रकार की कोशिका। अब देखो जो कनेक्टिव कोशिका होती है ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। विशेष प्रकार की कोशिका का मतलब ये होता है इसको विशेष कोशिका का दर्जा दिया जाए। कारण क्या है? जैसे मान लीजिए एक कॉपी हो तो दे दीजिए, जरा समझा दें इसको क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कॉपी है, ठीक? अब भगवान ने ये अंदर बहुत सारे टिश्यू बना रखे हैं, ये क्या है? टिश्यू। हम उदाहरण दे रहे हैं, ठीक? अब इन टिश्यू को अगर हम ये कॉपी का खोल हटा दें और टिश्यू ऐसे दिखाएं और फिर हम हल्का सा टिश्यू है, मान लो हमारे भगवान ने लगा दिया टिश्यू ये वाला, अब कोई ऑर्गन बना रहे तो उन्होंने लगा दिया, अब एकदम से हमें झटका लगा तो ये सारे पन्ने बिखर के गिर जाएंगे नीचे कि नहीं गिर जाएंगे? अब हार्ट बना रहे थे, हार्ट में सब चीज़ों का प्रयोग किया उन्होंने, मस्कुलर टिश्यू को खूब लिया, खूब लगाया मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इसका काम मसलिंग वाला है, ज़्यादा पंप करना, तो इसको मसल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए पूरा हार्ट क्या होता है? मस्कुलर होता है। हमारा हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया, हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर होता है। पेशी ऊतक हचक के भर देते हैं भगवान जी इसके अंदर, समझ गए? मांसपेशियाँ स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना हार्ट पंप कहाँ कर पाएगा? जिंदगी भर पंप करता है कि नहीं पड़ता है? बताओ भाई, ठीक है? तो भगवान ने क्या किया? एक सिस्टम बनाया, कहा कि ऊतक तो सब हैं ही हैं, ये सब हैं ही हैं, हम पेशी ऊतक खूब सारे ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, अब हमको मस्कुलर ऊतक भी लेना है, ये भी ले लिया हमने। लेकिन भगवान ने सोचा अगर ऐसे रखेंगे तो ये गिर जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तब उन्होंने एक ऊतक और बनाया, कनेक्टिव ऊतक। और कनेक्टिव ऊतक को लेने के बाद उन्होंने ये जो ऊपर से चिपकाने का काम कर रहा है ये इसी तरह बहुत सारे ऊतक हो गए और चिपक गए, चिपकने के बाद एक फिट हो गया। अब चाहे जितना हिलाओ ये हिलने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो ऐसे शरीर के सभी अंगों में खूब सारा
कनेक्टिव टिश्यू लगाया गया, यानी दो ईंटों के बीच में जो मसाला भरा जाता है उसे समझ लो क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो पूरे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू होगा कि नहीं होगा, बताओ भैया, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और जब पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू होगा तो कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, आप एरो मार के नीचे ही लिख लेना, जितना जितना बता रहा है बस केवल उतना उतना याद रखना। कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू को भी बनाने के लिए भगवान को 3 चीज़ों की जरूरत पड़ी। 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ होती है मैट्रिक्स, याद रखना, ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स काहे की जरूरत पड़ी, मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा कौन सी चीज की जरूरत पड़ी बताओ, दूसरा इसमें पाई जाती है सेल्स, क्या पाई जाती हैं, सेल्स, ठीक है। और तीसरी पाई जाती हैं, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पाई तो बहुत सारी चीजें लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आती है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में बहुतायत, ठीक है, बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, तो क्या बताओगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हम तभी आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुतायत मात्रा में एक प्रोटीन पाई जाती है, या फिर आप इसको पढ़ा रहना तो भी आपको समझ में आएगा। बहुतायत मात्रा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है, लिख लीजिएगा, जिसका नाम होता है कोलेजन। क्या नाम होता है, कोलेजन, याद रखें। किसी को याद आया कोलेजन, जो साइंस के होंगे वही समझ पा रहे होंगे, और जो जीएस वाले हैं वो भी समझ पा रहे होंगे, ऐसा कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स, सेल्स और कोलिजन, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाए, मैंने तुमसे कहा था जब भी कोई चीज़ ना समझ में आए और पूछो काहे की बनी है तो क्या मारोगे, प्रोटीन, काहे की बनी है, प्रोटीन, ठीक है ना। तो अगर पूछे कि कोलेजन काहे की बनी है तो सीधे बता देना प्रोटीन की बनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर सबसे ज़्यादा, अब हार्ट है तो हार्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, और अगर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाएगा तो हार्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी, कोलेजन प्रोटीन। समझ गए, कुछ याद आया, नहीं समझ में आया, ठीक। इसी तरह शरीर के सभी अंगों में भी तो कनेक्टिव टिश्यू प्रयोग हुआ होगा, बिना इसको जोड़े तुम कैसे, कोई लीवर भी बनाओगे तो जोड़ना पड़ेगा ना, सेल्स को जोड़ने का काम कौन। और सही बताऊं, अगर आपकी शरीर, मेरे पास कोई एक ऐसी शक्ति आ जाए और हम सिर्फ आपका कोलेजन प्रोटीन बाहर घसीट लें तो आप फैल जाओगे जमीन में बुरादे की तरीके से, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक। यानी भगवान ने ऑर्गन बनाने में जितनी भी सेल्स को जोड़ा उनमें क्या, हाँ ये बात अलग है कि जैसी सेल का काम रहेगा उस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा लिया गया। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, आ गई समझ में, चलिए ये बात समझ में आ गई। अभी इसका आगे प्रयोग पड़ेगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ब्लड में पढ़ेंगे आरबीसी, क्या पढ़ेंगे, आरबीसी, तो वहाँ पर एक शब्द प्रयोग होता है ब्लड होता है, या ब्लड ही को कह देते हैं, पूरा ब्लड को कहते हैं क्या, संयोजी ऊतक बोलते हैं। ब्लड का एक नाम और होता है संयोजी ऊतक। अब यहाँ पर तो आप कह रहे हो सर जी कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है 2 अंगों को जोड़ने का, ब्लड तो किसी को नहीं जोड़ता, ब्लड जोड़ता है। आप देखो ब्लड कैसे जोड़ता है, देखो ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये क्या है, कोशिका है। अब ये आपका यहाँ पर फेफड़ा है, ये क्या है, फेफड़ा है आपका, ठीक। फेफड़े से ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, पाइपलाइन, ठीक। अभी आगे हम बताएंगे पाइपलाइन, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में शुरू होने वाला है, बस ब्लड की भूमिका बना रहे हैं, ठीक। ये आप अभी याद रखने का मन हो तो रखो, नहीं तो सिर्फ इतना याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, सीधा प्रश्न आएगा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन, आज याद रट्टा मार लो एकदम, ठीक। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो इसलिए कोलेजन प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बिना इसके तुम्हें लगता है कि कमरा तो बना दिया गया, बिना सीमेंट के कमरा तैयार हो सकता है, बीच बीच में तो भरना पड़ेगा ना, और जब भरेंगे तो कोलेजन भी तो भरेंगे, तो इनडायरेक्टली वे में हम कोलेजन को भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, अब यहाँ से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, फेफड़े में कौन सी गैस आती है, फेफड़े में कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस जा रही है, कौन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है, कहाँ लेके जाएगा, कोशिका में, ठीक है। और कोशिका से कहेगा कि अपना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे दो, देना है और एक हाथ से लेना है, लेके फिर आया। इसी तरह पूरे शरीर में ये देने लेने का काम करता है। उधर तुमने अनार का तुमने क्या खाया, पालक खाई, तुमने क्या खाया, पालक खाई। अब जब पालक तुमने खाई तो
पालक ने खाई, 10 मिनट और पढ़ लीजिए। पालक आपने खाई अगर मान लीजिए, ठीक है, तो जो पालक आपने खाई तो पालक में आयरन होता है, मालूम होगा आपको। पालक खाए तो पालक का आयरन भी तो पेट में गया, छोटी आंत में गया। अब छोटी आंत के उधर आयरन ने कहा कि जाओ जाओ मेरा आयरन भी पहुंचा दो कोशिका के पास, ठीक। फेफड़े ने कहा मेरा ऑक्सीजन पहुंचा दो, ठीक। सब अपना अपना काम दे रहे हैं। यार हमने देखो न्यूट्रिएंट्स पिए हैं, ये पोषक तत्व तो कुछ बने, पाचन किया है मैंने, लो छोटी आंत ने बोला जा रहे हो मेरा भी लेते जाओ, सब शरीर के अंगों तक पहुंचा दो, सबको उसको ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो सब अंगों तक ले जाने, उनसे लाने, कम्युनिकेशन, एक जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए ब्लड को संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, समझ गए। कनेक्शन दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल और एक दूर से कम्युनिकेशन होता है, समझ गए। फिजिकल मतलब दो बॉडी आपस में सरफेस में है, ठीक, नहीं समझे, कनेक्ट करके काम कर रही हैं। और कोई चीज़ है कि एक आदमी वहाँ बैठा है, एक हेड ऑफिस हो गया और एक सब ऑफिस हो गया, उसको समझ लो संयोजी ऊतक। समझ में आई बात, क्लियर। चलिए ये हो गया हो तो चलिए अब थोड़ा ब्लड का श्री गणेश कर दें, नहीं तो हम यहीं लटके रह जाएंगे, ब्लड हमारा शुरू नहीं हुआ। श्री गणेश कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ब्लड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें, ये आते ज़रूर है एक एक नंबर में। तो ये दिए नहीं रहते कहीं किताबों में, आपको मिलेंगे नहीं, लिखे नहीं रहेंगे, और प्रश्न जब ये आ जाते हैं तो दिक्कत करते हैं परीक्षा में। कारण क्या है, हम वही पढ़ के गए हैं क्या कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। घटिया सा क्वेश्चन, अस्थि मज्जा। ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है, रटे हैं 7.4, ठीक, समझ रहे हो ना। बोन मैरो जानते हो क्या होती है बोन मैरो, चलो नहीं जानते हो तो हेडिंग डाल लो, आज बस थोड़ा सा 10 मिनट इंट्रोडक्शन फिर हट जाएंगे, ठीक। हाँ क्या पढ़ने जा रहे थे, सेल जान गए। सेल में हमने संयोजी कोशिका आपको बता दी। अब अगर हम ब्लड को एक नाम देंगे कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सोचो अगर हमने खाली ब्लड डाला होता तो कहते ये संयोजी ऊतक है तो थोड़ा रटना तब भी पड़ता, लेकिन आपको दिक्कत है। चलिए हेडिंग डालिएगा, श्री गणेश करिएगा ब्लड का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त। रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये सभी को मालूम है, ठीक। चलिए थोड़ा स्पीडोमीटर में खेलते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड में बच्चा भी जानता है और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ब्लड कितने पार्ट्स में विभक्त होता है, 2 पार्ट्स में, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तरह तरह की किताबों में अपने तरह तरह के पार्ट्स लिखे हैं, मेनली 2 होता है। ब्लड का जो पहला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ब्लड का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स, ठीक। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ब्लड में हमारी यही मेन 2 चीज़ें होती हैं और इन्हीं से हमारा ब्लड पूरा वर्क करता है, ठीक। चलिए और ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड सेल्स भी हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स, ठीक। कितने परसेंट होता है प्लाज्मा, इतना तो पढ़ा ही होगा, बताओ। 55%। और आज के बाद अगर कोई भी तुमसे कहे कि नहीं ये कुछ और होता है, ठीक है, तो मानना मत, यही सही है, ठीक है। 55% प्लाज्मा होता है और आपका बचा कुछ अगर 55 वो है, अगर कोई चीज़ 100% है तो अगर वो 55 है तो ये 45% होगा। नॉर्मली सी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। प्लाज्मा 55% और ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितना होता है आपका, 45%। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई समस्या नहीं, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लें और उसके बाद यहीं पर फिनिश कर देंगे क्लास। फिर कल हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी शुरू। अब जब इससे टॉपिक बाय टॉपिक चाहिए तो आपको जल्दी से जल्दी सब चीज़ें कनेक्ट, देखो ब्लड पढ़ा लेंगे उसके बाद सीधे हम ब्लड से रिलेटेड है आपका हार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये जानने से पहले 2 चीज़ें जान लीजिए। ये प्लाज्मा डालने से पहले, ये प्लाज्मा समझने से पहले अगर जगह हो कहीं किनारे या आरबीसी, अभी ये शुरू नहीं किया ना, लिखा होगा एक तरफ आपने कॉपी में जगह होगी तो वहाँ पर आप नोट डालिएगा, नोट, और नोट डाल के कुछ चीज़ें समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हेडिंग डालिएगा, ब्लड 2 प्रकार से काम करता है या 2 तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 कैटेगरी होती है ब्लड की, उनको समझ लीजिए। एक होता है आपका ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डी ऑक्सीजनेटेड। अगर ऐसे भी ना ब्लड समझ पाया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड, और देखो इससे क्या होगा आपको मैकेनिज्म समझ में आएगी।
कल को हार्ट पढ़ाएंगे तो हार्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं ऐसे तो फिर ब्लड पढ़ के तो कोई मतलब नहीं बनने वाला। ऑक्सीजनेटेड डी, कोई बताएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब होता है? जैसे प्रश्न आ जाए कि वेन में कौन सा रक्त पाया जाता है, सरल सा प्रश्न आएगा आपके पेपर में, तो क्या बताओगे? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो हमने आपको परसों ही बताया था कि हमारे शरीर में भगवान ने 2 प्रकार की पाइपलाइन डाल रखी है। हमने उसमें टेलीग्राम वाले में फोटो भी डाला था कल, उसमें एक आदमी बना हुआ था, उसमें पाइपलाइन पड़ी हुई थी, एक लाल कलर की पाइपलाइन पड़ी हुई थी, सब जगह जा रही थी, और एक ब्लू कलर की पाइपलाइन पड़ी थी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा काहे में बहता है? तो हमने बताया था 2 प्रकार की पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन होती है मोटी और एक पाइपलाइन होती है पतली। समझ गए? जो पतली पाइपलाइन होती है इसको बोलते हैं आर्टरी, और जो पतली वाली होती है इसको बोलते हैं हम लोग वेन, यानी इसको सिरा बोलते हैं और इसको बोलते हैं धमनी। लिख लो, ठीक है, उसको बोलते हैं धमनी। ठीक, धमनी को भगवान ने मोटा बनाया और वेन को भगवान ने पतला बनाया। कारण क्या है? कारण ये है धमनी को मोटा, अच्छा सुनो, धमनी मोटी जरूर होती है लेकिन इसके अंदर जगह होती है वो कम होती है। क्या होती है? जगह जो होती है वो कम होती है। समझ गए? और ये देखने में पतली होती है लेकिन जगह जो होती है वो क्या होती है? धमनी से ज्यादा ही होती है। समझ गए बात को? शरीर के अंदर सब पूरे शरीर में डाल रखी है पाइप में। अरे इसको वायरिंग समझो यार, पंखा चलाना है तो 2 तार गए कि नहीं गए, एक वेन है, एक सीधी धमनी मान लो। वहाँ पे तुमको फ्रिज चलाना है, वहाँ तुमको एसी चलाना है, वहाँ तुमको टीवी चलाना है, वहाँ तुमको गीजर चलाना है, जो भी चलाना है सबके लिए, कूलर चलाना है, कुछ भी चलाना है, सबके लिए वायरिंग पहुँचाएगी कि नहीं एनर्जी के लिए। वैसे शरीर में ब्लड के माध्यम से ही तो एनर्जी जाती है। तो भगवान ने भी 2 पाइपलाइन बिछानी पड़ी पूरे शरीर में ऑर्गन को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑर्गन को ऊर्जा की जरूरत भी तो पड़ेगी। तो भगवान ने ऑर्गन के तौर पे 2 पाइपलाइन डाली, वायरिंग करी, जिसमें नाम था आर्टरी और वेन्स। ठीक, तो हमेशा याद रखना आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें O2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि O2 ही प्रेजेंट होगी, इसमें CO2 भी होगी, लेकिन CO2 क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। समझ गए? नहीं समझे? तो अगर पूछे कि आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तो वहाँ पर दिख जाएगा एक ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, दोनों होती हैं, कोई नहीं तो क्या लगाओगे? दोनों। समझ गए? एक की बात नहीं करेगा। तो ये मोस्टली ऐसे मान के चलो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और वेन में क्या होती है? CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये उसका काम करती है। अब सुनो हमारी बात, ये दोनों ही पाइपलाइन हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। हार्ट ही बाहर निकालता है। जैसे हार्ट का एक मेन ढांचा समझ लो, तना, उसको समझ लो आर्टरी, और ऊपर जाके जो बटा होता है उसको समझ लो क्या? वो भी आर्टरी हैं, सब आर्टरी, कैपिलरी बोलेंगे जिसको आगे चल के जब हार्ट पढ़ाएंगे तो उसको एक नाम दे देंगे कैपिलरी। जो डंठल लगी रहती है पेड़ के अंदर, पेड़ के अंदर पेड़, उसको कैपिलरी बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक, और वो कैपिलरी जो होती हैं अंतिम समय तक पतली पतली होकर, क्योंकि हर जगह मोटा मोटा पाइप तो डाल नहीं सकते, अंदर तक पहुंचा, एक बाहर से जरूर मोटा पाइप आता, तो क्या सब जगह पूरे घर में मोटा ही मोटा पाइप लगा देते हो सब ऑर्गन तक? पतले पतले पाइप भी सप्लाई के लिए लगाते हो। तो बस सेम टू सेम वही काम है, पतली पतली पाइपलाइन बिछा दी गई। कहाँ पर? शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर इतना बड़ा तो हमारा है नहीं, भगवान को सब पूरा इसका आर्किटेक्ट भी तो बनाना था उसी तरीके से, तो उन्होंने डाल दिया। अब समझ में आई इतनी बात कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बहता है? आर्टरी में। और जो हमारा अशुद्ध रक्त, इसी को शुद्ध और अशुद्ध रक्त बोलते हैं। लिखना चाहो लिख लो, इसी को शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक अपवाद होता है, जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि एक धमनी ऐसी है शरीर में जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, और वो क्वेश्चन हजारों बार परीक्षा में पूछो, आपकी शिक्षक भर्ती में पूछा गया, दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, कौन सी हमारी धमनी अपवादित है। ठीक, अपवाद वाले क्वेश्चन विज्ञान में बहुत आते हैं, समझ गए? हम बताते चलेंगे कहाँ कहाँ अपवाद। इतनी बात समझ में आई? इनके अंदर क्या ट्रेवल करेगा? ब्लड ट्रेवल करेगा। ठीक, चलिए उसके बाद इसीलिए अब सुनो, आर्टरी ऊपर पाई जाती है कि अंदर पाई जाती है? वेन अंदर पाई जाती है कि ऊपर पाई जाती है? हमारी शरीर में धमनी, ये देखो ये क्या है, ये पाइपलाइन पड़ी है कि नहीं दिख रही? दूर से दिख रही पाइपलाइन, दिख रही कि नहीं दिख रही? कभी कोई गोरा आदमी देख लो तो उसमें हरी हरी पाइपलाइन खूब सारी दिखती हैं, दिखती कि नहीं दिखती? तो ये हरा और लाल का और पीले का क्या खेल है? तो समझो मेरी बात को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो हमेशा ब्राइट रेड होता है। लिख लो, ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड होता है। ठीक, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका जो होता है वो पर्पल या डार्क, लिख लो,
या इसी को पर्पल लिख लो, रेड होता है। ये भी रेड होता है लेकिन डार्क होता है, बहुत गाढ़ा लाल, ठीक है। ये चमकता हुआ लाल होता है, ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल कालापन रहता है इसमें, ठीक। अब ये वेन के अंदर होता है तो मेनली इस जो होता है ये आपको रेड और ये आपको ब्लू साइड में दिखता है, ठीक है, ब्लू कलर में दिखता है। तो हमेशा पूछना वेन्स का कलर नीला किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रश्न हजारों बार पूछा गया है कि बताइए वेन का कलर कैसा होता है, ब्लू। ब्लू क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, इसलिए उसका कलर कैसा दिखाई देता है, पर्पल। समझ में आई थी बात, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलें आगे। कोई है समस्या, नहीं है ना। चलिए हमारे शरीर में एक नोट और नोट नंबर 2 डालो, ये नोट नंबर 1 हो गया, एक नोट नंबर 2 डालो। नोट नंबर 2, हम अपने शरीर में बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे, द्रव पढ़ेंगे, बॉडी। ये यहाँ मैट्रिक्स लिखे थे, मैट्रिक्स को फ्लूइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, द्रव, ठीक है ना। अरे हम लोग भी मसाला बनाते हैं, पानी डालते हैं, उसमें सीमेंट डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, मैट्रिक्स बनता है, उसी तरीके से उसको फ्लूइड भी समझ सकते हो अगर नहीं समझ में आता है सरल भाषा में। बॉडी फ्लूइड, 2 प्रकार के बॉडी फ्लूइड भगवान ने हमारे शरीर में डाल रखा है। एक तो आप सब जानते हो ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक। दूसरा एक और पढ़ेंगे लिम्फ। लिम्फ का नाम सुने होंगे, लिम्फ का नाम सुने होंगे। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ब्लड से संबंधित होते हैं, ठीक है। और भी सारे लिम्फ, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे लिक्विड मटेरियल हैं, लेकिन उनको जब ब्रेन पढ़ाएंगे तब आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, वो आएगा नहीं आपके पेपर में। अभी इतना समझो कि हमें ब्लड से रिलेटेड 2 फ्लूइड पढ़ने हैं हमारी बॉडी में, एक तो लिम्फ है और एक ब्लड है। ब्लड में सब इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि नहीं रहती है, बताओ भैया। जो भी पोषक चीज़ खाते हो पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर। ब्लड से वो कहाँ भेजी जाती है, हार्ट को। हार्ट से वो पंप की जाती है, कहाँ जाती है, फेफड़े में। फेफड़े में क्या मिलती है, ऑक्सीजन। एक टर्म आएगी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चिपकाएगा। एक ब्लड का और जो सब्सटेंस है वो फ्लो करा के ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इनको क्या करेगा, आपकी सेल्स तक पहुंचाएगा। वहाँ से अशुद्ध चीज़ों को बाहर निकाल के किडनी तक पहुंचाएगा। ब्लड क्या कर रहा है, सब इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लड में सब इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं कि नहीं होती। अब सुनो, सब शरीर के अंग कोशिका से बने हैं, ठीक। तो बहुत सारी कोशिका मिलकर अंग बना रही है कि नहीं बना। ध्यान से सुनना, जैसे हम कहानी सुना रहे हो वैसे ही सुनो, दिमाग मत लगाना ऐसे कोशिका से मान लो ये हार्ट बन गया आपका, बन गया कि नहीं बन गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, पाइपलाइन सब बिछी हुई है, कहीं ना कहीं से लीकेज होगा कि नहीं होगा। पूरे शरीर में पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है और बगल में क्या है, कोशिकाएं हैं। तो बताओ भैया लीकेज होगा कि नहीं होगा। आपके घर में खूब सारे पाइप आते हैं तो कहीं ना कहीं लीकेज होता है कि नहीं होता है। कभी कभी देखो आपके घर में जो मोटा पाइप आया है पानी का, वो भी कहीं ना कहीं लीक करता है कि नहीं करता है। कभी कभी टुल्लू चला तो गंदा पानी खींच लेता है, समझ गए। जो गंदा पानी बगल से खींच रहा है, इन कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, 2 कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, वही गैप वो जगह होती है कि जब बाहर पाइपलाइन फट जाती है कहीं तो वो गंदा पानी सीवर का घसीटने लगा। नहीं, जब जो भी ब्लड सेल्स मटेरियल्स देती हैं सेल्स को, इंपॉर्टेंट उसका कुछ भाग रिस के सेल्स के 2 सेल्स के बाहर वाले हिस्से में पड़ा रहता है। नहीं समझे। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेस्टेज में पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। तो भगवान ने तीसरी पाइपलाइन डाली जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तीसरी विशेष प्रकार की पाइप डाली और ये भी पाइप एक बाहर निकाल दी और इसको ले जाके सीधे हार्ट में जोड़ दिया। कहा कि यार ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें कोशिका में पड़ी है, थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक बहुत मिल जाएगा, लीटर में मिल जाएगा। तो क्यों ना इसको भी समय रहते पहुंचा दिया जाए हार्ट के पास, ताकि फिर पंप करे, ये फिर पंप करे और फिर पंप करे, फिर आए, फिर अगर मान लो रह जाए यहाँ पे तो फिर ये घसीट ले जाए हार्ट तक। इसीलिए पूछा जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम की दिशा होती है हमेशा ऊतक से हृदय की ओर। हजारों बार पूछा गया। जैसे मान लो कि 1857 का विद्रोह किसने किया था, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ गए हो। इसको मंगल पांडे समझ लो। यानी वो कौन सा सिस्टम है हमारे शरीर में जो सेल्स से सामान को कहाँ ले जाता है, हृदय तक ले। इसका रूट ही 1 है। इसको बोलते हैं लसिका तंत्र हिंदी में, या इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिखना चाहो तो एरो मार के एक चीज़ इसके बारे में लिख लो, इसकी दिशा सदैव कोशिकाओं से हृदय की ओर होती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, बात हमारी कुछ फिलॉसफी समझ में आ रही है।
ये हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है भैया। ये देखो जो कोशिकाएं हैं ना, 2 कोशिका, इनके अंदर भी बीच बीच में जगह है। देख लीजिए 1 मिनट इधर, इनके अंदर भी बीच बीच में जगह है। और सोचो जहाँ हार्ट होगा वहाँ मस्कुलर टिश्यू होगा, वहाँ मस्कुलर सेल्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी जगह होगी। खोपड़ी है, खोपड़ी में न्यूरॉन सेल्स ज़्यादा होंगी, वहाँ भी सेल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होगी। अब भाई इसमें कोई चीज़ दी जा रही है तो कुछ गिर के थोड़ा सा बगल में भी तो गिर जाती है, नहीं? जैसे जलेबी निकालते हो तो थोड़ी चाशनी बगल में चू जाती है कि नहीं चू जाती? अब चू गई तो वो चू गई, बर्बाद थोड़ी ना हो गई। तो बर्बाद ना हो इसीलिए देखा होगा जलेबी वाले एक होल कर देते हैं, आगे से चाशनी नीचे गिरा करती है और वो चाशनी फिर उसमें डाल देते हैं। वही जो चाशनी गिरी, उसी चाशनी को क्या बोलते हैं? अलग डाल के फिर डाल देना उसमें डिब्बे में करके, वही कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। बस भगवान ने क्या किया, चाशनी तो अलग करनी थी तो उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी कि जो अतिरिक्त चीज़ें उसमें आएंगी उनको हम सीधे खींच के हार्ट में डाल देंगे। बाकी धमनी का काम है खून को पहुंचाना कोशिका तक, वेन का काम है कोशिका से अशुद्ध चीज़ों को बाहर लाना। अशुद्ध चीज़ें कौन सी होती हैं? अशुद्ध का मतलब कचरा नहीं होता, मतलब जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्लड लेके गया था कोशिका तक, कोशिका ने उसका उपयोग कर लिया, अब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उसने बना ली है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहरीली है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हीमोग्लोबिन को थमा देता, कहता भैया जाते जाते इसको वापस ले आना फेफड़े को, फेफड़ा फिर फेंक देगा ऊपर। इधर से जा रही है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही, ब्लड का ये काम है। अब बीच में उधर पाचन तंत्र भी अपना काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट खाए ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज को भी ब्लड ने कहा कि चलो भैया जा रहे हो लेते जाओ मेरा ब्लड कोशिका तक, ग्लूकोज भी लेते जाओ, ग्लूकोज भी ले जा रही। अब सब जा तो रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहा है, लेकिन बीच में चू भी तो रहा है रिस के। अब उसको भी बर्बाद ना होने पाए, उसको भी भगवान ने उपयोग में लाने के लिए क्या कहा? मान लो 100 रुपये पेट्रोल डलाओ, 20 रुपये पेट्रोल गिरेगा, अब तुम्हारा 80 रुपये पेट्रोल खत्म होगा तो उस समय 20 रुपये वाला पेट्रोल भी तुम्हें काम कर जाए। इसलिए भगवान ने एक सिस्टम और बनाया जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये भी फ्लूइड वाला खेल है। समझ गए बात को? इतनी बात समझ में आई? अब तो कभी नहीं भूलोगे लिम्फेटिक क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लसिका तंत्र क्या होता है। क्लियर? चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक, आज हमने थोड़ा इसलिए खींच दिया, हमने कहा थोड़ा सा भूमिका बन जाए इसकी। इतनी बात समझ में आ गई? कभी भूलोगे तो नहीं? चलिए नोट हो गया। अब प्लाज्मा डाल दीजिए जल्दी से, बस प्लाज्मा थोड़ा सा बता दें फिनिश करें, ठीक? ताकि कल हम प्लाज्मा पूछें तो कम से कम आप लोग प्लाज्मा बता लो क्या होता है प्लाज्मा। कौन बताएगा आप में से? बताइए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर प्लाज्मा नहीं बता पाए तो बड़ी दिक्कत की बात है। बताओ भैया, सब लोग टीटी पास हो, सब लोग स्नातक हो, सब लोग प्रशिक्षित स्नातक हो, बताओ भैया बताओ। और कुछ लोग हैं डबल MA डबल MSc वाले भी होंगे, बताओ जल्दी। कंप्यूटर कोर्स भी कुछ लोग करके बैठे होंगे, और कुछ लोग टैली वैली भी जानते होंगे, कुछ लोग खाना बनाना जानते होंगे, कुछ लोग ब्यूटिशियन का कोर्स भी करे होंगे, है कि नहीं? लेकिन हमको बस क्या इतना बता दो कि प्लाज्मा में क्या होता है। हमको नहीं चाहिए आपके ज्ञान, बताइए आपकी डिग्री, बताइए प्लाज्मा में क्या होता है ये बता दो भाई। हैं नहीं जानते? चलो प्लाज्मा जल्दी से देख लो। कुछ नहीं, बहुत घटिया सी चीज़ होती है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है प्लाज्मा। क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें 90% क्या होता है भैया, 90 to 92% क्या होता है, इसमें वाटर होता है, H2O होता है। सुनो, अगर प्रश्न आ जाए ब्लड में 90% जल होता है तो गलत, प्लाज्मा में 90% जल होता है। अक्सर डिस्ट्रैक्ट करता है, लोग मार देते हैं 90%। हाँ ब्लड में क्या पाया जाता है 90, कौन सा कथन सही है, जब आ जाता है ना कथन कौन सा सही, तब मामला गड़बड़ा जाता है। समझ गए? तो हमेशा, क्योंकि 90% हो ही नहीं सकता वाटर, ये तो प्लाज्मा का 90% है। समझ गए ना? यानी 55% में लेके चल, ये कह सकते हैं कि 55% का 10% मान सकते हैं, लेकिन पूरे ब्लड का नहीं मान सकते। समझ गए बात को? चलिए, तो ब्लड में क्या पाया जाता है 90 to 90% क्या पाया जाता है। बाकी आपकी जो होती है वो 7 to 8% मान के चलिए क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आजकल ये नहीं पूछ रहा कि ब्लड क्षारीय होता है कि अम्लीय, ये नहीं पूछता कि ब्लड का अध्ययन काहे में किया जाता है। वो घटिया वाले क्वेश्चन चले गए कि आता था कि वायुदाब को काहे में नापते हैं, बैरोमीटर में, ठीक है, हृदय की गति को काहे में नापते हैं, स्टेथोस्कोप में, ये सब रिक्शा वाले भी जानते हैं। अब नहीं पूछता, अब सीधे पूछेगा बताओ प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं। हैंग हो जाओगे उसी समय। एक क्वेश्चन विज्ञान का क्वेश्चन होगा, फिर कहोगे यार बड़ा कठिन आ गया। कुछ नहीं, घटिया है। अब हम लोग पढ़ के नहीं गए तो इसलिए हम लोग ये कठिन हो गया। तो सिंपल सा लिख लो, 3 प्रोटीन पाई जाती हैं, तीनों याद रखना। नाम भी सुने होगे, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं नाम जरूर सुने होगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने नाम ना सुना हो। सबसे पहली प्रोटीन कौन बताएगा? कोई बता दो, किसी को मालूम है? अरे यार ये कुछ ऐसा है कि इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है, 3 कालखंड, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यही है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। बताओ हैं?
कार्बनिक अकार्बनिक, विज्ञान में कुछ ना है तो कार्बनिक अकार्बनिक है। अरे भैया सुनो, फाइब्रो लिखो, फाइब्रोनोजन नाम सुने हो, फाइब्रोनोजन का नाम सुने होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रोनोजन, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, फाइब्रोनोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन। दूसरी प्रोटीन बहुत सुने हो ना, 3 ही प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर, बताओ, लिखो कौन सी हो सकती है, एल्बुमिन नाम सुने हो, एल्बुमिन का नाम सुने हो, प्रोटीन एल्बुमिन लिख लो, एल्बू। अब जो जीएस वाले हैं वो सब कह रहे हैं का है पढ़ा दे रहे हैं, है ना, एल्बू में ऐसे जीएस वाले के सामने जब कहो कि गजनी को जानते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, लिख पाइए पहली बात तो, उससे कहते लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो नहीं लिख पाएगा, समझ है। तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी जिनका ये विषय नहीं, तो घबराएं ना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार पढ़े थे वैसे इनको समझ लो, क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह एक नया नाम मिला है, कौन सा नाम है, एल्बुमिन मतलब बराबर तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भी तुमको अच्छा लगता हो एरो में समथिंग वैसे कर लो, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक। और हम ये भी बता देंगे उनकी उपयोगिता कितनी है, समझ में आई बात। तीसरी प्रोटीन बताओ, कौन बताएगा तीसरी कौन सी प्रोटीन है, अकल याद करे हुए मिलना, बताओ। अगर एक बार याद कर लोगे ना, समझ लोगे ना, ये तो किताबें जब कभी भी विज्ञान की पलटोगे ना तो यही सब तुमको वहाँ दिखाई देगा और फटाक से बता दोगे ये फिर कोई पूछेगा कैसे आया तो फिर बताने की जरूरत नहीं रहेगी कैसे आया, समझ गए। हम बिल्कुल बेसिक आपको लॉजिक बता रहे हैं। चलिए, एल्बुमिन 3 प्रकार की प्रोटीन, तीसरी कौन सी होती है, बहुत पूछी जाती है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोटीन मानव शरीर में नहीं पाई जाती, ये 3 होती हैं और एक फालतू की होती है, बताओ, या फिर कभी कभी 3 फालतू की होती है और एक होती है, क्वेश्चन का मेथड है ये, बताओ जल्दी से कौन सी है वो तीसरी प्रोटीन, किसी को नाम याद है, नहीं याद है तो नाम सुनोगे, ग्लोबुलिन नाम सुने होगे, ग्लोबुलिन लिख लो, ग्लोब्यूलिन लिख लो, ये तीनों प्रोटीन होती हैं, तीनों से क्वेश्चन आता है, तीनों से क्वेश्चन इंडिविजुअल आता है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा, सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन हमारे ह्यूमन बॉडी की कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन हमारे ह्यूमन बॉडी, अरे हमारे शरीर में ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अरे पहले बताओ ब्लड कितनी होता है, 5 से 5.5 लीटर लिख लो भैया, 5 से 5.5 लीटर ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। 5 लीटर बहुत होता है, 5 लीटर समझो ना, भगोना में कभी दूध लिए हो, 1 लीटर दूध समझ में आता होगा, और सोचो 5 भगोने अगर बिखरा दो तो सब जगह क्या हो जाएगा, लाल लाल लाल, ठीक है, समझ गए बात को। तो सोचो 5 लीटर है और 5 लीटर में सोचो कितना प्रोटीन होगा, सब यही तो फॉल्ट कर रहे हैं, 55% है उसमें, यानी 5 लीटर 2.5 लीटर सब क्या है, प्रोटीन। पानी का तो कोई मतलब ही नहीं, पानी तो जाता है निकल जाता है, जाता है और निकल जाता है, पानी तो हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकाल देते हैं, जितना हमारे लिए यूज़ के लिए होता है हम रोकते हैं, बाकी सब। इसीलिए कहता हूँ कोई भी चीज़ ह्यूमन बॉडी में, साइंस कहता है कभी भी किसी चीज़ की अति मत करना, नहीं झेल जाओगे, ये विज्ञान का थीम है, प्रोजेक्ट है। कारण जानते हो, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो भी तुम्हारे खतरनाक, कम लिया तो जैसे शक्कर, ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो हाइपरग्लाइकीमिया, कम लिया हाइपोग्लाइकीमिया, नहीं समझे। हाइपर और हाइपो का मतलब समझे, क्या होता है हाइपर और हाइपो का मतलब बताइए, हाइपर का मतलब और हाइपो का मतलब। हाइपर का मतलब होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, हाइपर हो जाना, और हाइपो का मतलब कम। मधुमेह रोग सुने हो, शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, हाइपर और हाइपो। ऐसे भी आरबीसी पढ़ेंगे तो बताएंगे, आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो, और कम हो गई तो कौन सी बीमारी, बहुत पूछी जाती है, ईवीएस में तो हमेशा पूछी जाती है, बताओ अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी बीमारी, हे भगवान बताओ भाई जल्दी, बताओ 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 बताओ, बोलो एनीमिया, बोलो एनीमिया, बोलो बोलो, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोली, एनीमिया, इतनी दब के कहा बोली, तेज से बोलिए, बोलो एनीमिया, ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम, एनीमिया, ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम, एनीमिया, समझ में आई बात। याद रखना है, बीमारी आती है ब्लड में, ब्लड की कमी से क्या होता है, एनीमिया। लेकिन हम आपको मोस्ट चीज़ बताएं, साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम साइंस की तरह पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आर्ट की तरह नहीं कि बस रट्टा मार लो, ब्लड में खून ये कमी तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा याद है 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रोटीन। सुनो, पूछेगा सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है, तो हमेशा बताना फाइब्रोइन, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, छोटा बड़ा बहुत पूछा जाता है, समझ गए,
पूछेगा ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? हमारी प्लाज्मा में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? फाइब्रोनोजिन। और सुनो एक और क्वेश्चन, ये भसड़ क्वेश्चन देता है, लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलेगा वो कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में हेल्प करती है? दैट इज फाइब्रोनोजिन। लिख लो, रक्त का, देखो प्लेटलेट्स तो सबको ही जानता है, लेकिन वो क्वेश्चन धरेगा कि बताओ रक्त के थक्का जमने में कौन सी प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, तो वो कौन सी है? फाइब्रोनोजिन, रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, याद रखना इस बात को, रक्त का थक्का जमने में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? फाइब्रोनोजिन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब सुनो, फाइब्रोनोजिन का आकार बहुत बड़ा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब अगर आपसे पूछे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तब क्या बताओगे? मोस्ट अमेंडमेंट या बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए, बताइए कौन सी है बहुतायत मात्रा में पाई जाने? बताओ, ग्लोबुलिन है कि एल्बुमिन? हमेशा याद रखना है, एल्बू प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना, तो पता है गुब्बारा तेरे पैर फूल जाएंगे अंगूठे, और जब उसमें उंगली रखोगे ना तो जितना दबाओगे वो अंदर तक दब जाएगी, और जब छोड़ोगे तो फिर धीरे धीरे पीली पीली होकर फिर फूलेगी। ये होती है प्रोटीन की कमी, समझ गए? जब आदमी इंसेंटिव क्लिनिक में यानी आईसीयू के अंदर होता है, और जब बॉडी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो पैरों में सूजन आ जाती है। कभी सुने हो? प्रोटीन की जहाँ कमी पड़ेगी वहाँ सूजन आ जाएगी, और जहाँ सूजन आ जाएगी वहाँ पीलापन आ जाएगा। जब दबाओगे तो पुलपुली हो जाएगी, ऐसे दबाओगे थोड़ी देर बाद फिर फूल जाएगी। समझ में आई बात को? चलिए, तो एल्बुमिन की कमी हो जाती है, इसलिए एल्बुमिन चढ़ाया भी जाता है अलग से। ठीक है, दिया जाता है, मात्रा बढ़ाई जाती है। एल्बुमिन समझते हो? एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? क्या होता है एल्बुमिन? अरे यार, अंडा देखे हो? अंडा देखे हो? जो 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 नाक के समान उसमें तरल पदार्थ होता है। अरे कभी प्राइमरी, कभी गांव नहीं गए? गांव में देखो छोटे बच्चे इधर से ठंडी खींचते हैं, ऊपर से ठंडी निकालते रहते हैं नाक से। ठीक है, जो पीला पीला हिस्सा होता है उसके बगल में एक लिक्विड होता है, पीला पीला चिपचिपा सा, नहीं समझे? चाशनी की तरह, वही होती है एल्बुमिन। समझ में आई बात? एल्बुमिन, हमारी ब्लड में भी एल्बुमिन पाई जाती है। समझ गए बात? चलिए, एल्बुमिन लिख लो, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वांटिटी की बात हो रही है सबसे ज़्यादा, और ये आकार में सबसे छोटी होती है। स्मॉलेस्ट पूछी जाएगी तो लिख देना, स्मॉलेस्ट, आकार में छोटी, आकार में छोटी। ठीक है, आकार में क्या होती है? छोटी होती है। समझ? एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन, समझ गए? इतनी बात अगर समझ गए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलिए ठीक। अच्छा, एक नीचे एक लाइन लिख लो, लिख लो, शरीर में सबसे ज्यादा प्लाज्मा में पाई जाने वाली, अरे वो तो बता ही दिया, शरीर में सबसे ज्यादा प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन। याद रखोगे? चलिए याद रखना। चलो आगे बढ़ो। अब हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कौन से? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनको हम लोग, अरे सुने हो गए, देखो लिख लो, नमक का मग्गा। मग्गा देखो, कभी कभी हॉस्टल में रहोगे तो मग्गा देखे होगे। मग्गा देखे हो? अरे प्लास्टिक वाला मग्गा देखे होगे, सवेरे सवेरे उसमें सब पपड़ी जमी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद मग्गा देखे होगे, पपड़ी जम जाती है। पानी यूज करो तो हॉस्टल में ज़्यादा दिखाई देता है, हॉस्टल में कोई मानता है नहीं, तो पपड़ी जमी रहती है सफ़ेद सफ़ेद। हाँ, जो सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी, आज भैया जो है थोड़ा खींच देना है, जो पपड़ी जमी रहती है, ठीक है, पपड़ी जमी रहती है, तो पपड़ी अगर जमी रहती है तो उस पपड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? नमक होता है, वो क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, तो पूछेगा ब्लड में, प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो लिख लीजिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, NaCl होता है ना, नमक, ठीक है, Na+ होता है, Cl- होता है, मैग्नीशियम, नमक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट HCO3-, ये बहुत पाया जाता है, ये भी बहुत पूछता है निम्नलिखित में से ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ये आपके जो होते हैं कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं ब्लड में, ठीक है, तो इनको भी याद रखिए। काहे में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक, और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है बताइए? और बताओ, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? कौन बताएगा?
हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ 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 भैया बताएं। भैया सुबह 7:30 बजे से। जी जी, बस मान के चलिए कि 11 साढ़े 11 तक होता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? हाँ बताइए, क्या समझ में आया? कुछ थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है? तो हमारे ब्लड की प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? 90% वाटर होती है, बाकी सब क्या होती है? फलाना होती है। ठीक, चलिए एक चीज़ और लिख लीजिए, लिखिएगा, हमारे प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? हार्मोन्स भी पाया जाता है। ठीक है, बोल देगा निम्नलिखित में से क्या हाँ प्लाज्मा में नहीं पाया जाता? रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। प्रश्न यही बनते हैं और इनके पास बनाने के लिए है ही नहीं कुछ। ठीक है, अब आपसे कोई MBBS का पेपर तो आपसे ले नहीं रहे, नीट का एग्जाम तो ले नहीं रहे कि आपसे बिल्कुल बेसिक में घुस जाएंगे जाके और बताओ और क्या। लेकिन जो जो मोटी मोटी चीज़ें जो जनरलाइज्ड हैं, जो मंडे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वो हम आपको जरूर बताएंगे, चाहे वो आपको कठिन ही क्यों ना लगे, क्योंकि वो पार्ट है इसका। क्योंकि सही से पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो नहीं हमारे सामने आएंगी आएंगी। ठीक है, अगर हम कम से कम चीज़ें बताएंगे तो भले ही हो सकता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाए, वो पेपर में दिख गई तो दिक्कत करेंगे। हार्मोन्स होता है और क्या होता है? और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लाज्मा में ही स्टोर्ड होते हैं जाके। जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कहाँ जाते हैं? प्लाज्मा में। लिख लो, प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये पोषक तत्व लिख लो। पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए प्लाज्मा काम खत्म। अब आ जाइए RBC हेडिंग डाल दीजिएगा। RBC, ये प्रोटीन ज़्यादा जरूर याद रखना है। तो प्लाज्मा में दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या मिली? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन और प्रोटीन, समझ गए? चलिए अब बात कर लेते हैं RBC की। काहे की बात करते हैं? RBC, WBC बताया था हमने और प्लेटलेट्स की बात की थी। ठीक है, चलिए तो कभी कभी डायरेक्ट इनका नाम पूछ लिया जाता है। ठीक, RBC को हम क्या कहते हैं? तो वहाँ लिख के रहता है ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, फलाना साइट, या इनमें से कोई नहीं, तब दिक्कत होती है। तो लिख लो, कभी भी RBC की बात करेगा तो RBC में हमेशा इसको जो वैज्ञानिक नाम होता है लिख लिया एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ARY, एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स का मतलब कोशिका, एरिथ्रो का मतलब लाल। एरिथ्रो का मतलब क्या? जहां भी विज्ञान में कभी भी एरिथ्रो शब्द कहीं भी लगा मिल जाए, समझ लेना लाल। चोट लग गई, कोई बीमारी है, चोट लगने कोई अंदरूनी बीमारी है, कोई वायरस या किसी चीज़ की वजह से कोई बीमारी हो गई और उस बीमारी का नाम एरिथ्रो करके कुछ भी है, तो समझ लें उसमें रेडनेस होगी। ठीक है, समझ गए बात को? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये RBC का नाम है। ठीक, इसी तरह WBC को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। कौन सा साइट? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। विज्ञान सफ़ेद को कलर नहीं मानता, समझ गए बात को? साइंस जो है, साइंस की अपनी एक टेक्नोलॉजी है, अपने कॉन्सेप्ट है। साइंस कभी भी कलर को, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये विज्ञान। एक बार आप हमारे साथ फील में आ जाओगे ना, एक बार फील करा ले गए ना बायोलॉजी आपको, खासतौर से एनिमल फिजियोलॉजी, तो यकीन मानिए पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा पढ़ने में। इंटरेस्टिंग है, देखो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हो, अभी आप जुड़ोगे और भी जो चीज़ें जानते जाओगे सब कनेक्ट। अब उसके बाद हम आए क्लास में, सीजन में बोला कि फलानी प्रोटीन ये की वजह से ये होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जानते हो ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। और ब्लड हमारे पास 5 लीटर है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? फलानी चीज़। कल को हम किसी ने रास्ते में पूछा, बताओ हमारे मानव शरीर में कौन सी, मैं बता रहा हूँ, पूछ के देख लेना, अपने ही साथ करने वाले फ्रेंड लोगों से पूछ लेना, बताओ हमारे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बताओ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन। ये तो प्लाज्मा में पाई जाती है। हमने ह्यूमन बॉडी की बात की है, वो नहीं बता पाएगा, लिख के ले लो मेरे से स्टाम्प पेपर। बस यही फर्क होता है एक सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड बच्चे में, सिर्फ इतना सा फर्क होता है। वो ध्यान से उस चीज़ को सुन लेता है, बस यही होता है। और कोई विशेष अंतर नहीं। हम लोग आके फाड़ दे रही है, बहुत पढ़ने दे रही है, कैसे निकाल ले गया? कैसे नहीं निकाल ले गया, वो सुन रहा था उस चीज़ को।
बस हमने उसको सुनना। हमारी ह्यूमन बॉडी पता है क्या साइकोलॉजिकल क्या कहती है, हम सरल चीज़ ढूंढना पसंद करते हैं। जैसे आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो पूछोगे यार ये काम शुरू करने जा रहे हैं सही रहेगा, हाँ सही रहेगा। दूसरे पूछोगे, तीसरे पूछोगे, तब तक पूछोगे जब तक कोई ये नहीं कहेगा अरे यार बहुत घटिया काम है, सब लोग कर रहे हैं, बेकार है, इसको मत करो। हाँ यार तुम सही कह रहे हो यार, ये होगा नहीं, सक्सेस नहीं होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजिकली हम ढूंढते हैं तब तक उस आदमी को जब तक कोई ऐसा नहीं मिलता जो कह दे कि बेकार है मत करो। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा आसान चीज़ पसंद करते हैं, कठिन चीज़ कभी नहीं करते। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई थोड़ा कठिन चीज़ को भी समझने, उसी दिन आसान तो अपने आप निपट जाएगी। मैंने कहीं शुरू किया PHA होता है, मैंने शुरू किया कि अस्थिमज्जम पाया जाता है, मैंने शुरू किया ये संयोजी ऊतक है, हमारा बच्चा इसे जान गया ये संयोजी ऊतक, घंटा भर से संयोजी कर रहे थे, रटने की जरूरत पड़ी, सिंपल सी बात, समझ गए। कोई पूछ ले ब्लड कैसा होता है, कौन सा ऊतक है, तो क्या बताओगे? कनेक्टिव टिश्यू। ये कल को लिख के भी आ जाए, ब्लड लिखेगा मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, भड़ाक से मारोगे कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आई बात? इससे फायदा किसको? नहीं दिखाने को 2 लाइन में लिखा रहे थे, काहे घंटा भर चिल्ला रहे थे फालतू में। ठीक, आपके लिए केवल ल्यूकोसाइट, क्योंकि हम हमेशा जैसे पढ़े हम वैसे ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक, और एक बार पढ़ लो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। और दूसरा फायदा पता क्या होता है? समझ के पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा समझ लो, समझ के पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि विषय पर आपकी कमांड आ जाती है, और एक बार विषय पर कमांड आ गई तो फिर वो विषय आपकी नसों में घूमेगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर? चलिए, अच्छा प्लेटलेट्स की बात करें। प्लेटलेट्स समझ में आई बात? प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका भी नाम बताओ, कोई लोग बताओ भाई इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। कौन सा साइट? थ्रम्बोसाइट, लिख लो TH, थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइट्स आज हमसे ही थोड़ी देर पढ़ लीजिए, अभी आ जाएंगे भैया, आ ही रहे होंगे। ठीक है, आप क्या थोड़ी देर पढ़ लीजिए इसको। ठीक, थ्रम्बोसाइट्स हमसे कहाँ रोज रोज पढ़ पाते हैं, है ना? पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, झेले रहो, कोई समस्या नहीं है। थ्रम्बोसाइट समझ में आया? नाम सबके नाम पूछ लेगा, बता लोगे कि थ्रम्बोसाइट किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? जब डेंगू होता है तब प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, वरना प्लेटलेट्स से हमको क्या लेना देना। तब पपीता का जूस पियो, बकरी का दूध पियो, कीवी खाओ, घर घर फोन कर करके बताते हो जिसको हो जाता है ना? तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम बस बकरी का दूध पियो सवेरे सवेरे, है ना? तभी याद आती है प्लेटलेट्स की, अदरवाइज किसी कोई मतलब नहीं। इतने स्वार्थी हैं हम लोग, प्लेटलेट से किसी का मतलब है नहीं, लेकिन अभी डेंगू हो जाए तो बहुत मतलब है, समझ रहे हो? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। जो डेंगू से भोगा है, हम भोगे हैं ना, बहुत कष्टकारी बीमारी होती है। ठीक, बुखार भगवान को और ऑप्शन दे कि तुम बुखार लोगे कुछ दिन की प्लेटलेट्स लोगे, तो हम कहते हैं बुखार दे दो 3 टाइम, लेकिन डेंगू ना दो एक भी बार। बहुत खतरनाक बीमारी होती है। बीमारी मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, असहनीय दर्द होता है, क्योंकि खून पानी होने लगता है, और ब्लड जहाँ पानी होगा तो दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, समझ गए? और बहुत वीकनेस आ जाती है, गाढ़ापन चला गया, आपका वीकनेस गया। चलो RBC की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, RBC हेडिंग डाल लीजिएगा स्वर्ण अक्षरों से, और क्वेश्चंस RBC से बहुत आते हैं। ठीक, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा RBC में, बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक, हम RBC ऐसे पढ़ा देंगे। चलिए RBC की बात करें तो RBC को समझने से पहले एक चीज़ याद रखो कि RBC जो होता है कितना होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ। RBC महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे ब्लड का। RBC ये नहीं होगा तो हमारा काम खत्म, क्योंकि इसी के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी दी है भगवान ने। और सुनो, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा, देखो इसकी मात्रा से पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। कभी भी किसी चीज़ की मात्रा से पता चलता है उसकी वैल्यू क्या है, समझ गए बात को? क्वांटिटी। अरे भाई एक आदमी 50 आदमी और 10 ठो गनर और 20 ठो गाड़ियाँ लेके आया है, तो समझ लो उसका कुछ ना कुछ तो मतलब हो। एक आदमी वही अपनी CD डीलक्स बाइक लेके चला आया, चुप्पे उतरा, चश्मा लगा, स्पोर्ट पहने, तो कोई वैल्यू है नहीं। आजकल तो ज़्यादा मात्रा वालों की वैल्यू होती है, तो वैसे ही कुछ RBC का भी रोल है। एरिथ्रोसाइट इसका नाम है। तो कौन बताएगा कि इसकी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारी आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, अब हम लोग प्लाज्मा छोड़ चुके हैं, कहाँ पहुँच गए हैं? ब्लड सेल्स में पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए? ब्लड सेल। अच्छा, आपने कभी सुना होगा कार्पल्स भी नाम सुना होगा इंग्लिश में, इसको रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स को कार्पल्स नहीं बोलते, प्लेटलेट्स का नाम ही प्लेटलेट्स होता है। समझ गए हो क्यों? अभी हम ये भी बता देंगे आपको। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, इसकी जो मात्रा होती है तो सबसे पहले लिख लो, इसकी मात्रा होती है 5.5 मिलियन पर mm³
मिलीमीटर क्यूब। देखे हो मिलीमीटर? सुनो और बेसिक मुझे बच्चों की तरह समझो। पटरी देखे हो? बचपन में याद करो, डब्बा चुरा लेते थे हम लोग छोटे थे, याद है? दूसरे अपनी नहीं जाते, दूसरे की धर लेते थे, नहीं याद है? कभी चुराया हो कोई सामान किसी का? नहीं चुराया? तब फिर क्या जियो, बेकार। जिसने स्कूल में चोरी नहीं की उसका कोई मतलब नहीं, वो फिर क्या एंजॉय कर पहले ही। मजा तब है जो दूसरे डब्बा चुरा लो, लंच से पहले परेखा गायब कर दो, किसी के साथ चुराओ, कभी फील करो। वो जमाना जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला, समझ गए? रबड़ चुराओ, रबड़ चुराया हो गया। और अपनी रबड़ जब याद करो मिटाते थे तो जो बुरादा भी निकलता था उसको भी झड़िया के बॉक्स में रख लेते थे, याद है? अब फेंकते नहीं थे, है ना? और पेंसिल तो छीलते ही नहीं थे, तब मैडम जबरदस्ती दूसरे कटर लेके आगे से पीछे से जब तक बुचिया भर के नहीं तब तक लिखते ही रहते थे, याद आ रहा है वो दिन? और नई पेंसिल छिपाए रहते थे, तब मैडम जब बेरहमी से वो पेंसिल निकाल लेती थी डिब्बे से और दूसरे का कटर लेती थी और जब काटती थी जो दिल पे गुजरती थी वो हम ही लोग जान सकते हैं, समझ रहे हो ना? सबसे बड़ी हमारी। लेकिन वो ज़िंदगी अब दोबारा वापस, काश वैसी ज़िंदगी आ जाए। आप सोचते होगे? नहीं सोचते होगे? सोचते हो ना? और सही बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ वही होती है, उसके बाद ज़िंदगी में कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। जो सुख उस समय था वो अब नहीं मिलेगा। अब तो केवल क्या है, स्पीड चल रही है, सब भाग रहे हैं, समझ रहे हो? मेल गैमेट्स की तरह सब भाग रहे हैं, कौन मंजिल पे पहले पहुंचेगा, कौन जाके वहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा, कौन मारूला गैस्ट्रुला बनाएगा, कौन एंडोडर्म मीजोडर्म एक्टोडर्म बनाएगा, सिरे के आर्गन का निर्माण कर देगा, बस बात खत्म। और उसके बाद मर के कहाँ चला जाएगा? शमशान घाट, काम खत्म, समझ गए हो? लेकिन वहाँ पर नहीं जाए। तो सुनो, ये पटरी देखे थे, याद करो, बनी रहती थी, है ना? और पटरी के अंदर नहीं देखे थे सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पटरियाँ आती थी, लंबी, कोई आड़ी, कोई तिरछी, छोटी। तो उसी में बीच में देखो बूंदी बनी रहती थी। दो बूंदी के बीच में जो जगह होती है उसी को बोलते हैं मिलीमीटर क्यूब, समझ गए? तो जो आरबीसी का साइज है, वॉल्यूम है, ब्लड में जो वॉल्यूम है, समझ लो 1 mm ऊपर, 1 mm इधर, 1 mm इधर, 1 mm इधर। 1 mm का मतलब ये होता है भैया, एक पिन लो, घुसेड़ दो अपनी चिप से मारो, जैसे ब्लड निकलवाने जाते हो चिप से मारता है ऐसे, पिच से, जैसे पिच में पुलपुला के बाहर आ जाएगा। जितना पुलपुला के बाहर आता है ना वही है 1 mm, और उस 1 mm में होती हैं 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 5.5 है तो हम 50 से 55 लाख पर mm क्यूब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ, समझ में आई बात? तो आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? या तो सीधे सीधे बोलो 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, और या तो बोल दो 50 से 55 लाख पर mm क्यूब, यानी इतना बड़ा मारोगे तो उसमें इतना है। सोचो, इतनी आरबीसीज है, समझ गए? क्लियर इतनी बात? लिख लो इस बात को, अगर समझ में ना आ रही हो लिख लो, पेपर में आ जाएगा तो पहचान लेना, ठीक है? कभी कभी खेल करता है, लिख देगा लाख में दे देगा, या mm क्यूब की जगह mm स्क्वायर कर देगा, तो लोगों को दिक्कत करता है, ऑप्शन बिगाड़ते हैं ना वो लोग। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। अब जो उनका विषय नहीं होगा उनको भी कुछ पल्ले पड़ रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका विषय नहीं है ये साइंस? बताइए, कुछ पल्ले पड़ रहा है? भैया कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत जो हम समझाने, यही पढ़ते हैं साइंस वाले, और कुछ नहीं पढ़ते, बने 30 मार खा फिरते हैं। ये भी पूछ लो तो नहीं बता पाते। किसी साइंस के लड़के पूछो का साइंस से पढ़ो, पूछ लो तो नहीं बता पाएगा वो, समझ गए? कुछ नहीं होता है, बस केवल हमें पढ़ना होता है। क्लियर? चलिए, इसको हो गया। दूसरी बात, ब्लड से आरबीसी से संबंधित दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? दुनिया जानती है, रिक्शा वाला जानता है, अस्थि मज्जा का नियम। कौन सी बड़ी बात है गुरुजी? हम आपको दिखाएंगे कैसी होती है अस्थि मज्जा, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक? इसको मिटा दें, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अस्थि मज्जा देख लीजिए। अस्थि मज्जा के लिए हम ये वाली पैर वाली हड्डी बनाते हैं, ठीक? कौन सी हड्डी? लंबी हड्डी बनाए नहीं, कान वाली स्टिपीज बना दी तो कहोगे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा काया है पहुँचे हो, ऐसे थोड़ा लंबी चौड़ी हो तो ये देखिए, अब दिख रही हड्डी? दिख रही कि नहीं दिख रही? ये क्या है? हड्डी, ठीक है? हड्डी के अंदर जब हम इंट्रा यूट्राइल लाइफ में होते हैं, मतलब समझे, हिंदी में आपको खूब पढ़ाएं मनोविज्ञान में, जब हम गर्भावस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में? गर्भावस्था में होते हैं, जब मम्मी के पेट में नहीं, कहाँ? यूट्रस में। लोग कहते थे पेट में कुछ नहीं होता, पेट में खाना होता है। कहाँ होते हैं हम लोग? यूट्रस। हम सभी लोग कहाँ पर विकसित होते हैं? यूट्रस में, ठीक है? अभी जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन, उसमें भी बताएंगे कि मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं और फीमेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे दोनों लोग रिएक्शन करते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे। देखिए, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को विकसित सोच रखनी है, अमेरिकन सोच रखनी है,
समझ गए? और नहीं तो साउथ इंडियन सोच रखो, एक गुंडा आएगा और डिसम डिसम करेगा, काम खत्म। समझ गए? हॉलीवुड की पिक्चर देखे हो, इसीलिए हॉलीवुड की पिक्चरें लोगों को समझ में नहीं आती। आप लोगों को सीरियल ज़्यादा समझ में आता होगा। किचन में है कहीं, हाँ उनकी नंद ने उनको मार दिया होगा, पहले क्लाइमेक्स उधर, वहाँ आलू छिल रहा है, वहाँ स्टोरी चल रही है, क्लाइमेक्स पहले रहता है आदमी के दिमाग में कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा। हॉलीवुड में ऐसा नहीं चलता है। हॉलीवुड में एक बार पलक झपकी तो समझे, पूछिए बगल में क्या हुआ है माँ, समझ गए ना? तो चीज़ें समझनी होती तो दिक्कत करती हैं। तो एरिथ्रोसाइट की बात करें यानी आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो जन्म होता है जब माँ के पेट में होते हैं। तो देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। कभी मौसमी को देखे हो, संतरा देखे हो, संतरा देखे हो, संतरा संतरा के जो पीला पीला गूदा होता है ना, जब कभी उसका पर्पल देखो तो उसको फोड़ो, उससे गूदा निकलता है। गूदा गूदा क्या होता है? छोटे छोटे वो दाने होते हैं, ठीक है? जब आपको फेफड़ा बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। एल्वोलाई उनको बोल लो। वो मौसमी या संतरा, संतरे को छीलो तो इतने बड़े गोल गोल आड़ी निकलती कि नहीं निकलती? ऐसे आड़ी, आड़ी को भी छीलोगे तो इनके अंदर ऐसे ऐसे निकले बलून निकलेंगे, बलून होंगे खूब सारे। वो बलून ही समझो फेफड़ा है, समझ लो। 2 ठो लगा लो उनके, वो पाइप डाल दो, बलून हो गए, उसी में जाती है और फूलते हैं उससे। समझ रहे हैं? अभी समझाएंगे, ठीक है? चलिए, असल में क्या है ना कि हमको थोड़ा ऐसे पढ़ाने में मजा, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं समझ, जब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाएगा तब असली मजा। अभी तो खून ही पढ़ा रहे हैं खाली। जब ह्यूमन फिजिक्स पता, डॉक्टर बन जाओगे बस खाली दवाई नहीं लिख पाओगे, बीमारी समझ जाओगे, किससे क्या हो सकता है ये भी समझ जाओगे, बस मेडिसिन नहीं, उसके लिए आपको MBBS करना पड़ेगा मेडिसिन के लिए। समझ गए? चलिए, अच्छा, उसके स्पेशलाइजेशन होता है भैया अलग से। MS कोई सर्जन बनता है, कोई दवाई लिखता है, कोई चीर फाड़ करता है तो कोई दवाई लिख देता है। समझ गए? अपनी अपनी अलग अलग ट्रेंड हैं। चलिए, तो ये हड्डी है, उसी का जो लिपलिपा पदार्थ होता है पुलपुला सा, वही भरा रहता है जब हम माँ के पेट में नहीं यूट्रस में होते हैं, हमारी हड्डियों में, और उसी को बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो नहीं बोलते हैं, उसका नाम होता है MARRO मैरो। और ये काहे में है? बोन में, तो इसको बोलते हैं बोन मैरो। और ये कैसा होता है? पीला, तो इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। लेकिन आरबीसी येलो बोन मैरो से नहीं बनती, याद रखिए। रेड बोन मैरो लिखा हो, पाया होगा आपने, या तो अस्थि मज्जा पाया होगा और या तो लिखा हुआ लाल बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही बात? देखो, आपके लेवल में सीधे पूछ लेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, काम खत्म। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे ताकि इंटरेस्टिंग लगे और हमेशा के लिए याद हो जाए। अब इतनी बात समझ में आई। अब माँ के ही पेट में जब हम रहते हैं तो उसी टाइम भगवान की एक विचित्र साइंस है कि वो क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्सों को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। दोनों पीक लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं रेड बोन मैरो। और इसी में फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का। लिख लो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है? लिख लो, आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है? रेड बोन मैरो। समझ गए? अगर आरबीसी कम हो गया ना आपके शरीर में तो दिक्कत कर जाएगा। समझ गए? क्योंकि आरबीसी कम हुआ तो समझ लो गड़बड़ाएगा मामला, क्योंकि आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट। और आरबीसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी चीज़ें होती हैं? 2 हमारे शरीर में। तो हमेशा याद रखना, ये जनरलाइज्ड भी हैं और आपके लिए भी उपयोगी हैं। डॉक्टर आपको दवाई देगा है, हम आपको पहले बता देना है कि इनको कम मत होने देना अपने शरीर में। सुन लो, एक तो होता है विटामिन, या इसी को फोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड बोलते हैं, फोलिक एसिड। या इसका दूसरा नाम होता है विटामिन B9, विटामिन B9। इसकी कमी मत होने देना। ये उत्तरदायी होता है लाल यानी आरबीसी के निर्माण में। जितनी आरबीसी बनेगी, आरबीसी के ही अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो तुम्हारा काम होगा। बोलो भाई, क्या चेक कराने जाते हो पैथोलॉजी में? पैथोलॉजी, पैथो का मतलब होता है डिजीज, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। बीमारी का अध्ययन कराते हो जाके कि नहीं कराते जाते हो? एक बूंद खून से कराते हो ना पैथोलॉजी में अध्ययन। इसी तरह नाम सुनोगे, पैथोजन नाम सुने हो, एंटीजन नाम सुने हो, एंटीबॉडी नाम बहुत सुने होगे। एंटीबॉडी, अभी आगे एंटीबॉडी का जिक्र है, हंसते हंसते कूद पड़ोगे नहीं, बस कूदना मत, सुनना खाली। सुन्नत में कितनी दहशत फैलाई गई है, ठीक है? सुनना की दहशत किस चीज़ की है, समझ गए? तो फॉलिक एसिड आरबीसी के लिए बहुत उत्तरदायी होता है। दूसरा विटामिन B12, विटामिन B12। यही 2 चीज़ें अगर आप देखो, अगर कोई भी जो भी गर्भावस्था में होती है उनको डॉक्टर सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड देता है और विटामिन देता है।
ठीक, क्यों? क्योंकि उनका आरबीसी स्ट्रांग होगा, जितना आरबीसी स्ट्रांग हो उतना रक्त स्ट्रांग होगा, जितना रक्त स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, जितना हीमोग्लोबिन ज़्यादा उतना ही भ्रूण के अंदर रक्त ज़्यादा जाएगा, जितना रक्त ज़्यादा जाएगा उसका ब्रेन बच्चे का ज़्यादा डेवलप्ड होगा। समझ गए बात को? और अगर रक्त में, खून में ये सब आरबीसी की कमी हो गई, जाते हो एक पत्ता पकड़ा देता है फॉलिक एसिड का, एक पकड़ा देता है विटामिन का, एक पकड़ा देता है आयरन का, जाता है ना, 3 ही दवाई चलती है 9 महीने तक। समझ में आ रही है हमारी बात? प्रैक्टिकल नॉलेज भी लो, जरूरी थोड़ी ना कि हमको खाली रटना ही है फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन B12 बस फर्क क्या होता है, वो कैप्सूल का पत्ता दे देता, आप ले लेते हो 800 रुपये का एक पत्ता फॉलिक एसिड का, खाते हो बड़े शौक से, डॉक्टर साहब ने दवाई दी है। समझ गए बात को? समझ, डॉक्टर की दवाई नहीं, सब भगवान ने दवाइयाँ भी आपके अंदर फिट कर रखी हैं। ये इंजेक्शन क्या है? कुछ नहीं है। ये दवाइयाँ क्या है? कुछ नहीं है। ये अलग से हैं, ये भेजी जाती हैं। अभी जब WBC पढ़ेंगे, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, WBC यही कंट्रोल करती है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध, रोग जो हो जाते हैं उनसे लड़ने की क्षमता कौन देती है? WBC में ही क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। WBC भी कितने प्रकार की, अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पढ़े होगे ग्रेन्युलोसाइड, अग्रेन्युलोसाइड्स, नहीं सुने हो कभी नाम? नहीं सुने हो? चलो नहीं सुने हो ना सुनो, उतना डीप में पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हम आपको बहुत सरल भाषा में पढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कितनी होती है, कहाँ से बनती है, समझ में आ गई? कौन कौन इसके बनाने में उत्तरदायी होते हैं, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। विटामिन, और एक चीज़ याद रखना, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी में रिस्टोर नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। जितना खाओगे तुरंत यूज़ हो जाएगा, इसको कम मत पढ़ने देना। समझ गए? आज जाके गूगल में डाल लेना कि विटामिन B12 किन किन चीज़ों में पाया जाता है, अपनी डाइट में शामिल कर लेना। ये डाइटिशियन कुछ और नहीं करते हैं, खाली यही करते हैं, ह्यूमन बॉडी को जिन जिन चीज़ों की मिनरल्स, प्रोटीन्स की जरूरत होती है उसी को बता देते हैं, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। शरीर फिट, और शरीर फिट रहेगा तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो जाओगे डॉक्टर को, डॉक्टर तुम्हें एक कैप्सूल देगा फॉलिक एसिड का। क्या मतलब? भगवान ने खुद बना रखा है, तुम बस खाली उसको मेंटेन करो। खाली बहुत सारी चीज़ें हैं, आयरन के पालक में नहीं पाया जाता, आयरन के सोया मेथी में नहीं पाया जाता, लेकिन हम क्या करते हैं? आयरन का पत्ता खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। समझ? भगवान ने कहा है कि शक्कर ज़्यादा खाओ, शक्कर कम खाओ, लेकिन हम क्या करेंगे? हलवा भी खाएंगे, रसगुल्ला भी खाएंगे, चाशनी भी पिएंगे, जलेबी भी खाएंगे। तो जब ज़्यादा ले लोगे तो साइंस तो कह ही रहा है कि जरूरत से ज़्यादा चीज़ खतरनाक है और कम भी खतरनाक है। ज़्यादा बढ़ा ले हो, शुगर लेवल हाई, तुम्हारा काम तमाम, लीवर, किडनी, फेफड़ा एक तो जाएगा ही जाएगा, 110% जाएगा। बाद में फिर दौड़ी हो रोड पर, जब नहीं खाना था तब तो हचक के खाओ, अब दौड़ दौड़ के तुम रसगुल्ला, अब कह रहा अब तो अब खाते नहीं है, अब तो मुझे शुगर है, अब मैं नहीं खाता। अरे तो ना खाओ, कौन कह रहा खाओ? तब जब पढ़ावा जाता रहा है, ज़्यादा कहिए तो हाइपर हो जाए, हाइपर, तब तो नहीं समझ में आया, तो झेलो, झेलना है। इसीलिए जरूरत से ज़्यादा शक्कर ना घर में खाइएगा, ना ज़्यादा शक्कर खाने दीजिएगा किसी उम्र के साथ। उम्र बढ़ जाए तो ना देखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में। अच्छा, हमने भैया का पीरियड ले लिया, इसलिए हमने कहा पीरियड खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, उनका पीरियड बस खत्म होने वाला ही होगा मेरे ख्याल से। कितना बज रहा है? तो आ रहे होंगे भैया नीचे से, कितने बजे आते हैं? हाँ तो बस आने वाले होंगे। ठीक है, नीचे होंगे, आ रहे होंगे, क्लास छोड़ रहे होंगे, कभी कभी क्लास खींच लेते हैं वो भी। तो B12 की बात हो गई, इतनी बात समझ में आई? कोई समस्या इसमें? चलिए लिख लीजिए इसको। उसके बाद आ जाइए, अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण हिस्से पर। उसके बाद हीमोग्लोबिन का काम खत्म हो जाएगा। सुनिए जरा ध्यान से, सब कुछ बता डाला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई नहीं। देखिए, हीमोग्लोबिन जब हम गर्भावस्था में होते हैं, जब माँ के पेट, सॉरी यूट्रस में होते हैं, तो जो हमें हीमोग्लोबिन की सेल होती है नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करती है। नॉर्मल सेल समझते हो? नॉर्मल सेल भगवान ने भी 100 प्रकार की सेल नहीं बनाई है, उन्हीं सेल्स में कुछ तोड़ मरोड़ के सेल बना ली। जैसे आपके यहाँ का चार्जर खराब हो जाए, कोई चार्जर पड़ा है तो तार काट के जोड़ जाड़ के जुगाड़ से बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? तो वही समझ लो, कनेक्टिव टिश्यू बना लेते हो। तो भगवान भी इसका नाम सही धरे थे, कनेक्ट। ठीक है, कैसे? सुनो, कनेक्टिव टिश्यूज का नाम भी सही है, कनेक्ट करी गई है जोड़ जोड़ के। ठीक है, कैसे? पहले नॉर्मल थी, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता था। सेल के अंदर क्या होता है बताओ? यहीं पढ़ लो, सेल लगे हाथ। सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है, बगल में क्या होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी के ऊपर क्या होते हैं? दानेदार राइबोसोम होते हैं। यहाँ क्या होता है? वैक्यूल होता है। वैक्यूल में क्या होता है? पानी भरा रहता है। सेल को भी तो पानी की जरूरत होती है, जैसे हमको खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे सेल को भी खाना बनाने के लिए क्या की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। वो अपने अंदर एक वैक्यूल नाम की टंकी लगाया रहता है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। रिक्तिका बोलते हैं जिसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? रिक्तिका। वो उसके अंदर पानी भरे रहता है। ठीक, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है ना? और इसमें क्या होता है? लाइसोसोम होता है, आत्महत्या की थैली, ऊर्जा का
पावर ग्रह होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब जब कोशिका पढ़ाएंगे तो ये सब कोशिकांग हैं, सब बताएंगे इंडिविजुअल एक एक को, ठीक। चलिए कल हम जब क्लास लेंगे कल तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे एक एक चीज़ का, जो डलवा देंगे सेल, नहीं तो आप जब सेलें नहीं जानते तो पढ़ने का मतलब है कि नहीं समझे बात को। जब कोई चीज़ बेसे नहीं पता है तो फिर उसका आगे तो इतनी चीज़ होती है सर। जब माँ के गर्भ में तो ये इस आरबीसी को बोलते हैं, ये शुरुआती आरबीसी होती है। लेकिन जब बोन मैरो में इसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो भगवान ने सोचा यार ये सेल से काम नहीं चलेगा, आरबीसी का काम कुछ अलग होना चाहिए। तो भगवान को इसके अंदर एक चीज़ भरनी थी जिसका नाम था, लाल रंग का पदार्थ था और इसका नाम था हीमोग्लोबिन। ये वही ग्लोबिन से बना है, ग्लोबुलिन से बना है, हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। और ये क्या है, आयरन, Fe2+, आयरन, लिख लो आयरन, ठीक है। इसीलिए करंट लगता है कभी कभी, ठीक है, आयरन, समझ गए। मानव शरीर में ये आयरन ना होता तो करंट ना लगता, चाहे जितना करंट में चिपक जाते जाए। कोई ऐसा सब्सटेंस भगवान डाल देते जिससे करंट ना फ्लो होता है। आयरन है शरीर के अंदर, वो सीधे इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है, जमीन में। हम भी बन जाते हैं एक वायर। अब हम में वायर में तो फ़र्क है ना, हम लोग क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। हम लोग रेजिस्टेंस झेल नहीं पाते, वायर झेल लेती है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए भैया भी आ गए, बस यहीं पर बात अपनी खत्म करते समय बताएंगे। तो भगवान ने क्या किया, इस हीमोग्लोबिन को उठाया और भगवान ने कहा कि इसकी ज़रूरत है, इसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो भगवान ने इन सब को हटाया और इसके अंदर पहुंचा दिया, किसको, हचक के भर दिया, क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल। इसीलिए लाल रुधिर कोशिकाएं हमारी कैसी दिखती हैं, लाल। और याद रखना, एनी कलर सब्सटेंस, कोई भी रंग युक्त पदार्थ जो हमारे शरीर में पाया जाए उसे पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिगमेंट। तो ये हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक पिगमेंट है, लिख लो, पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है, याद रखिएगा इसको। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट, ठीक। चलो, अरे भाई पिगमेंट ही तो है। देखो हमारे शरीर में क्या है, स्किन में क्या है, मेलेनिन पाया जाता है, सुना होगा। कोई स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के रंग को निर्धारित करता है। ये जो तिल जो मसा निकल आती, जो कहते हो बहुत लकी हो तुम्हारे यहाँ पर ये निकला, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल। हाँ, तिल जो निकल आता है तो कहते हो वो पिगमेंट ही, वो हमारे वो वही तो है, मेलेनिन ही है। निकल आते हैं शरीर में, किसी किसी के बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, समझ गए। और ये रिएक्ट करता है हमारी सन से। जैसे अफ्रीका है, इधर चले जाओ जहाँ धूप ज़्यादा होती है, वहाँ देखो लोग करिया होते हैं, और हम लोग थोड़े करिया थोड़े गोरे होते हैं। मतलब समझे, मतलब ये कि जब धूप ज़्यादा होती है तो हम लोग काले हो जाते हैं, जहाँ धूप ज़्यादा है, जहाँ धूप नहीं, वहाँ ये हमारी बॉडी स्किन है जो रिएक्ट करती है, ठीक है। तो पिगमेंट की वजह से होता है। वही जहाँ पर भी कलर आएगा वहाँ पर क्या होगा, पिगमेंट। बस पिगमेंट का मतलब इतना ध्यान रखो, बायोलॉजी में पिगमेंट का मतलब कलर सब्सटेंस। समझ में आई बात। चलिए, तो हीमोग्लोबिन का काम ये होगा। हीमोग्लोबिन का काम सबको मालूम है, क्या करता है ये ऑक्सीजन को चिपकाता है और CO2 को चिपकाता है। ऑक्सीजन को ले जाता है सेल तक और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहाँ लाता है, फेफड़े तक। ऐसे चित्र बनाओगे ना तो आपको याद रहेगा हमेशा। हमने हमेशा हम भी अपने नोट्स ऐसे ही बनाते थे हर जगह। लिखना कम, इमेजिनेशन ज़्यादा। जितना इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा दिमाग विकसित होगा। जितना दिमाग विकसित होगा, इसीलिए कहते हैं हॉलीवुड की पिक्चरें देखा करो। दिमाग को विकसित करना है तो हॉलीवुड देखो, और दिमाग को कुंद करना है तो बॉलीवुड। जैसे पिक्चर देख के समझ में आता है आगे होने वाला क्या है ना। तो विकसित करना है दिमाग को, इमेजिन जितना करोगे उतना बढ़िया, ठीक। WBC हो गई, ये RBC हो गई। हेडिंग डाल लो WBC, कल WBC शुरू करेंगे, ठीक है। WBC की बात करें तो WBC बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमारे शरीर में लड़ने का काम किसका होता है, WBC का, ठीक। अच्छा, इनकी लाइफ लिख लेना, 120 डेज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो लाइफ होती है 120 डेज होती है हीमोग्लोबिन की। 120 दिन तक जिंदा रह सकती है, ठीक है। और सुन लो, रिक्शा वाले क्वेश्चन भी पढ़ते जाओ। सुनो, पेट देखो, पेट को जब कभी फाड़ के खाओगे तो पेट के नीचे यहाँ पर रखी रहती है स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन लिख लो। स्प्लीन, या इसको प्लीहा भी बोलते हैं या इसको तिल्ली बोलते हैं, 3 नाम है। जैसे जिगर, गुर्दा, समझ गए, लिवर, वैसे ही प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन। और ये बिल्कुल ऐसे छोटी सी होती है और इसी के अंदर RBC
आरबीसी स्टोर होती है। क्या होती है? स्टोर होती है। और सुनो, स्टोर होती है इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन मार दीजिएगा आंख मूंद कर, ठीक है। और अगर बोले तिल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं भैया, इसलिए बोलते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती नहीं है। तो जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है तो उस समय आरबीसी फ्री होती हैं, और जब आरबीसी फ्री होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? हमारी स्प्लीन में, ठीक है। चलिए, बिना स्प्लीन के भी आदमी जिंदा रह सकता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम? बिना तिल्ली के भी आप जिंदा रह सकते हो, डायरेक्ट फ्लो होगा, बस रिजर्व नहीं हो पाता है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। जैसे एक किडनी से आदमी जिंदा रह सकता है, वैसे स्प्लीन से भी जिंदा रह सकता है, बात खत्म। दूसरी बात, मरने के बाद आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम भी किसका होता है? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली का। तो इसे ग्रेवयार्ड या कब्रगाह भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा, कब्रगाह, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रगाह भी किसे बोलते हैं? इनको फलाने को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये इतना हो गया। हेडिंग डाल लीजिएगा डब्ल्यूबीसी। कल मुलाकात होगी। जाते जाते उतरते उतरते मैं डब्ल्यूबीसी खत्म कर दे रहा हूँ। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। और कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है दानेदार, एक होती है अदानेदार। जो दानेदार होती है उसको इंग्लिश में लोग ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, और जो दानेदार नहीं होती वो अग्रेन्युलोसाइट। बायोलॉजी में किसी चीज़ को एब्सेंट करना है तो बस आ लगा दो, ए लगा दो। बायोलॉजी में किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो ए जोड़ दो आगे, किसी चीज़ को काटना है तो फाइसिस लगा दो, किसी चीज़ को पूरा पूरा निगलना है फैगोसिस कर लो। टर्म होती हैं, टर्मोलॉजी, बस वही पकड़नी रहती है हमें। जैसे मनोविज्ञान में नहीं हम लोग पकड़ लिए थे टर्मोलॉजी, उसे बायोलॉजी में भी होती हैं। समझ में आई बात? चलिए, तो हमारी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से 3 एक मुख्य होते हैं, जिसमें से एक होती है जो जिनमें दाने पाए जाते हैं उनको बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट, जिसमें होती है बेसोफिल्स और इजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जिसमें दाने नहीं होते वो 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। अगर आपने पैथोलॉजी की रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें लिखा रहता है लिम्फोसाइट्स इतनी, लिम्फोसाइट्स कम हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, एनवायरनमेंट से कनेक्ट कम कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। ज़्यादा गर्मी होगी तो बीमारी, ज़्यादा ठंडी है तो बीमारी, समझ गए। और लड़ने का काम यही करती है। और सुनो, तुम्हारे कोरोना वायरस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? समझ गए? नहीं समझे? यही लिम्फोसाइट, समझ गए। और ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, कौन सी? एक होती है बताओ भाई, एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, समझ गए। और एंटीबॉडी वो खुद लड़ती रहती है, शरीर में बनाती रहती है, लेकिन दिक्कत ये होती है जब हम हार जाते हैं तो फिर हमको बाहर से एंटीबॉडी लेनी पड़ती है, दवाई के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में। समझ गए बात को? आगे इसी को बताएंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में कल बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। एक बार ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ये सब समझ लोगे, प्लेटलेट, उसके बाद फिर बहुत ईजी हो जाएगा आगे। और आगे तो सब रटने वाली चीज़ें ही हैं।